हेलो फ्रेंड्स, 2i18 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आराम से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे। हम लोग कल पढ़िए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। इसके बाद हमारा आता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव के बाद वेवेल योजना। वेवेल योजना से भारत आजादी। वेवेल योजना से भारत आजाद, यहां तक का सफर आज हम लोग तय करेंगे। उसके पहले हम लोग कल जो हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं यार। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो हमारा शुरू हुआ था नागपुर अधिवेशन से, ठीक है, नागपुर अधिवेशन से। बट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो हमारा दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन था वो हमारे बंबई अधिवेशन के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, तीनों। इसके बाद जो असहयोग आंदोलन था उसमें एक अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था, उसका नाम था हमारा बॉब मिलर। बॉब मिलर किसमें था? असहयोग में। बॉब मिलर था सविनय अवज्ञा में ना। बॉब असहयोग में कोई पत्रकार नहीं था, है ना। असहयोग तो 1920 से शुरू हुआ था और 1922 में खत्म हो गया था असहयोग। बट सविनय अवज्ञा 2 बार चालू हुआ था, 1930 से 1931 और 1932 से 1934। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? बॉब मिलर। और जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जो गांधी जी के साथ अमेरिका का एक पत्रकार था जिसने रिपोर्टिंग की थी, उसका नाम था लुई फिशर। बाद में इसने गांधी जी की जीवनी भी लिखी, लुई फिशर। तो लुई फिशर उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में, बॉब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी का वो कौन सा आंदोलन था जो दांडी यात्रा से शुरू हुआ? तो हमारा सविनय अवज्ञा आ जाता है 1930 का। 78 अनुयायियों के साथ 375 किलोमीटर की दूरी गांधी जी ने तय करके नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा उन्होंने शुरू किया था। उसके पहले था असहयोग। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था गांधी जी ने? तो गांधी जी उस समय खिलाफत आंदोलन के बाद रौलट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड से सबसे ज्यादा क्षुब्ध हुए थे, इसलिए इन्होंने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 से नागपुर अधिवेशन से। खत्म कब हुआ था? फरवरी 1922। खत्म हुआ था फरवरी 1922। किस घटना से खत्म हुआ था? तो चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उसमें एक थाने में पुलिस वालों को जला दिया गया था और गांधी जी ने बंद कर दिया। उसी के बाद 1923 में बनी थी स्वराज पार्टी। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री, और इसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। उसके बाद 1924 में दंगा होता है। याद रखना, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। 1924 में जब कानपुर में दंगा होता है, पहला जातीय दंगा होता है, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु होती है। 1905 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। 1926 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। 1928 में आता है भारत में साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में जो सर जॉन साइमन था वो इंग्लैंड में जो एक पार्टी था उसका सदस्य था। इंग्लैंड की साम्यवादी पार्टी जो थी उसका सदस्य था। उसके बाद उसका विरोध किया गया, उसको काला कानून कहा गया, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था। रौलट एक्ट को इसको कहा गया बिना भारतीयों का कानून, है ना, जिसमें कोई भारतीय नहीं था। याद रखना, लॉर्ड इरविन के कहने पर साइमन ने इसमें कोई भी भारतीय को नहीं रखा था। वो एडवाइस इरविन ने दी थी। जब इसको बाइकआउट किया गया तो उस समय भारत में सचिव था लॉर्ड बर्कनहार्ड ने भारतीयों को चैलेंज कर दिया कि अगर आपकी हिम्मत हो तो अपना संवैधानिक विकास करके दिखाओ। याद रखना, जो साइमन कमीशन था उसका उद्देश्य भारत का संवैधानिक विकास करना था। जैसे ही वो यहाँ से बाइकआउट किया गया तो लॉर्ड बर्कनहेड एक भारत सचिव था उस समय। उसने चैलेंज किया था कि अपना करके दिखाओ संवैधानिक विकास।
उसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की। ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू मत कर देना भैया मेरे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पेश की। वो नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी? वो नेहरू रिपोर्ट भी भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित थी। स्वायत्त डोमिनियल स्टेट बनाना, वयस्क मताधिकार, गुप्त मताधिकार, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार आदि नए नए शब्द जोड़े गए। संविधान सभा की मांग की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है तो उसमें ये सारी मांग की गई। जैसे ही नेहरू ने इतनी सारी मांगे की तो जिन्ना उसके अपोनेंट हो गए। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ 14 सूत्री फार्मूला पेश कर दिया। जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूला पेश करते ही जवाहरलाल नेहरू खुद नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आ गए और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में जो एक प्रावधान था स्वायत्त डोमिनियल स्टेट, इसके खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ दी और सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंट लीग बना डाली। 1929 में जब ये बना दिए गए कांग्रेस के अध्यक्ष, तो इन्होंने रावी नदी के किनारे झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ने के बाद इन्होंने कहा कि अब हम भारत को स्वाधीन कर देंगे, भारत को स्वतंत्र करा देंगे और पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने कर दी। ध्यान रखना, दो शब्द आते हैं, स्वराज और पूर्ण स्वराज। अगर आपसे पूछ दिया जाए स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहली व्यक्तिगत आय की गणना की थी। जब उन्होंने गणना की तो उस समय भारत में व्यक्तिगत आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति थी। पहले उन्होंने आय का सिद्धांत ही इन्होंने दिया था, ठीक है। इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में रावी नदी के तट पर झंडा गाड़कर की। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। याद रखना, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसमें रीजन पूछा जाता है। रीजन उसका यही है कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, इसीलिए तब से 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जब इन्होंने इतना काम कर लिया, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया, उसके बाद नेहरू ने तो उधर अपना काम शुरू कर दिया, गांधी जी इधर अपना काम शुरू करने लगे। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कर दी। दांडी यात्रा उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ 375 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून तोड़कर की। जब गांधी जी का नमक कानून चल रहा था उस समय भारत में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए और जगह जगह पर नमक कानून तोड़े गए। अच्छा, नमक कानून तोड़ने का मतलब क्या था? उस समय नमक कानून से मतलब ये, उस समय जो नमक का कानून था उसमें भारतीयों को पैसे देने पड़ते थे, तब उनको नमक खाने को मिलता था। तो इन्होंने नमक कानून तोड़कर ये जाहिर कर दिया कि गुजरात हमारा इलाका है, भाई हम अपने इलाके में खाने की चीजों में टैक्स क्यों दें? भाई जो चीज हमारे भारत में उग रही है, जो हमारे भारत में जो जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसको खाने के लिए हम भाई क्यों दें टैक्स? आपको, आप जो बाहर से ला रहे हैं उस पर आप टैक्स लीजिए। इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। जैसे ही गांधी जी ने यहाँ नमक कानून तोड़ा, उसी समय दो और बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। याद रखना, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में त्रिचुरापल्ली से इंदौर तक इन्होंने यात्रा की थी, नमक यात्रा। उसी समय मालाबार में एक महान नेता थे, टी कल्पक्कर नाम के एक नेता थे, बहुत मालाबार साइड में ये फेमस थे गांधी जी की तरह। इन्होंने भी वहां नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून तो दो लोगों ने, एक सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में और टी कल्पक्कर ने मालाबार क्षेत्र में इन्होंने नमक कानून तोड़ा। जगह जगह पर बलिया में भी नमक कानून तोड़ा गया और मिट्टी को नमक की तरह ट्रीट किया गया। इसके बाद गांधी जी का शुरू होता है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जैसे 13 वर्षीय नागालैंड, नागालैंड का जो इलाका था, वहां पे 13 साल की एक नागा गैडिल्यू थी, नागा गैडिल्यू, उसने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। इनके साथ एक बॉब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार ने भी इसकी रिपोर्टिंग की थी और अमेरिका में गांधी जी के सविनय अवज्ञा को दिखाया था। इसके बाद जिस समय गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त थे। 1930 में जब शुरू हुआ उस समय भारत में बहुत समय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931, डेट याद रखना भाई, 5 मार्च 1931 को गांधी जी के साथ समझौता किया, जिसको लोग गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। इसका दूसरा नाम दिल्ली समझौता भी है। 5 मार्च 1931 में जब ये समझौता किया गया तो इरविन ने बोला कि यार ऐसा करो,
गांधी जी आप ये खत्म कर दो, आपकी जो भी मांगे हैं हम उन मांगों को पूरा कर देंगे। गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी, 11 मांगे, और इन्होंने उसको मान लिया। जैसे ही माना तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा खत्म कर दिया, और इन्होंने पहले तो हाँ कर दी लेकिन बाद में उस पर अमल नहीं किया। जब बाद में उस पर अमल नहीं किया तब गांधी जी ने दोबारा 1932 में सविनय अवज्ञा दोबारा शुरू कर दिया। जब सविनय अवज्ञा दोबारा शुरू किया फिर उन्होंने पूरी बातें मान ली, तो 1934 में इन्होंने फिर खत्म किया था। याद रखना 1934 में इन्होंने खत्म किया था। इससे पहले 3 घटनाएं हमने आपको बताई थी। राउंड टेबल, गोल मेज। राउंड टेबल कितने हुए थे? 3, 1930, 1931, 1932। ये राउंड टेबल तीनों है। 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। गांधी जी 1931 दूसरे राउंड टेबल में गए थे। जब इनका समझौता हो गया था गांधी इरविन समझौता हो गया, तो उसके बाद गांधी जी जब मान गए तो गांधी जी गए राउंड टेबल में, दूसरे राउंड टेबल। ये तीनों कहां हुए थे? लंदन में। उस समय लंदन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड लंदन का प्रधानमंत्री था। गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी किस जहाज से गए थे? एसएस राजपूताना। एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी लंदन गए थे। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी अफ्रीका किस जहाज से गए थे? एसएस सफारी। तो जब ये लंदन गए तो इनके साथ अम्बेडकर भी थे। अम्बेडकर ने दूसरे सम्मेलन में दलितों का मुद्दा उठाया। जब दलितों का मुद्दा उठाया तो इसको खत्म कर दिया गया। जो दूसरा अधिवेशन था उसमें जैसे ही मुद्दा उठाया गया तो भाई वहां बड़े बड़े लोग थे लंदन के, तो उन्होंने इसको बाइकआउट कर दिया। इसी सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, क्योंकि वही एक लंगोटी पहन के वहां गए थे वो, है ना, जबकि वहां पे टाई बेल्ट लगा के सारे बंदे बैठे थे, राउंड टेबल था और गांधी जी ऐसे ही पहुंच गए थे। तब गांधी जी को देखकर विंस्टन चर्चिल, नाम याद रखना भाई, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके बाद जब वहां से गांधी जी आते हैं तो भाई अपना दूसरा शुरू, जब ऐसी बातें हुई वहां पे, इनको नकार दिया गया, अवॉइड किया गया, बाइकआउट किया गया, गांधी जी ने को परेशानी हुई और गांधी जी यहाँ आके इन्होंने फिर से भाई शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा। जैसे ही फिर से सविनय अवज्ञा शुरू किया, इरविन को परेशानी हुई। इरविन ने दोबारा से कहा क्षमा करो मुझे, हम आपको फिर से पूरी बातें मान लेते हैं। जैसे ही पूरी बातें मानी 1934 में उन्होंने खत्म कर दिया। इसके बाद 1932 में ये और घटना हो जाती है सांप्रदायिक पंचाट की। सांप्रदायिक पंचाट किसने पेश किया था? तो भाई याद रखना, इसको पेश किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट को पेश किया। इसके तहत दलितों को अलग कर दिया गया ब्राह्मणों से, मतलब सामान्य वर्ग से दलितों को अलग कर दिया गया और इनका निर्वाचक मंडल अलग, क्षेत्र अलग कर दिया गया। गांधी जी को जब ये पता चला तो गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी को मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, के.एम. काटजू और हृदयनाथ गुजरू 4-5 नेता गए थे, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। लेकिन इन्होंने उसके बाद अंबेडकर जी को भेजा। जब अंबेडकर को भेजा तो गांधी जी ने अंबेडकर की बात मान ली और गांधी जी अंबेडकर की बात को हम लोग पूना समझौता बोलते हैं। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? 1932 में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट के तहत ही गांधी जी ने दलितों को वापस सामान्य वर्ग में डाला गया, ब्राह्मणों के साथ डाला गया, या उच्च वर्ग के साथ डाला गया, या मनुवादियों के खिलाफ इनको मर्ज किया गया और इनकी संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। मतलब 18% का रिजर्वेशन इनको इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी अंबेडकर के बीच। कब हुआ था? 1932 में। 147 कर दी गई थी किनकी? दलितों की सीट 147 कर दी गई थी, 18% का रिजर्वेशन इनको बढ़ा दिया गया था। जब इतनी बातें हो गई, अब उसके बाद आता है 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। एम.एन. रॉय और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी थी। 1935 में क्या होता है? 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है जिसका लेआउट 1935 में क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। जब भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है तो ये बनाया कब गया था? तो याद रखना 1932 में जो तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ था, 1932 में जो तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ था,
1935 के एक्ट का प्रो फार्मा तैयार किया गया था। 1935 के एक्ट का प्रो फार्मा तैयार किया गया था कब? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। ये भी फैक्ट याद रखना। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम जब आया तो भाई भारतीयों को ये लगा कि हमारा संविधान बन जाएगा, जबकि हालांकि अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, वही भारत शासन अधिनियम 1935 था। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट का विरोध सिर्फ इसलिए किया गया था कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, उसका कंटेंट नहीं देखा गया था। इसके बाद 1936 में पहले आम चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? 1936 में पहले आम चुनाव होते हैं। तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 8 जगह अपना बहुमत हासिल करती है। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग ने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और पंजाब में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी से मिलकर अपनी सरकार बनाती है। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर क्रमशः मुस्लिम लीग पंजाब और बंगाल में अपनी सरकार बनाती है, जबकि कांग्रेस 11 में से 8 जगहों पर अपनी सरकार बनाती है। याद रखना, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा और बिहार। मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा और बिहार, 6 जगह पर कांग्रेस ने पूरी बहुमत हासिल की थी। असम साइड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कांग्रेस ने बाद में सरकार बनाई थी। ठीक है, तो 2 जगह जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, पंजाब और बंगाल। इसके बाद होता है 1936 में चुनाव हो जाते हैं। 1937 में जब चुनाव हुए तो 1936 के लास्ट में चुनाव हुए थे, 37 तक सारा सब कुछ हो गया। 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिनके सामने गांधी जी द्वारा खड़े किए गए पट्टाभी सीतारमैया थे। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। जब हार गए तो गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए कि हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया, और गांधी जी ने अपने आप को कांग्रेस से तटस्थ कर लिया। सुभाष चंद्र बोस को जब ऐसा पता चला कि भाई गांधी जी हमसे नाराज है, तो 1939 में इन्होंने क्या किया था? हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 1938 में ये बने थे, 1939 में इन्होंने त्याग पत्र दिया था। ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, नाम याद रखना भाई इसका, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। 1940 में शुरू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अगस्त 1940 में लिलित गो ने, उस समय लिलित गो ने अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महाराष्ट्र के पवनार से शुरू हुआ। अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 महाराष्ट्र के पवनार से। इसमें 2 सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये क्वेश्चन तीनों पूछे जाते हैं। गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तृतीय सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। उसके बाद 1940 में जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया, फिर उसके बाद नंबर आता है 1942 का। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। ये क्रिप्स प्रस्ताव आया क्यों था? क्योंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में हमारे जर्मनी, इटली, जापान आते हैं। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड और इटली वगैरह आते हैं। तो जब मित्र राष्ट्रों की हार होने लगी तो इंग्लैंड बहुत परेशान हो गया, ब्रिटेन परेशान हो गया, और उसने क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स एक कैबिनेट मंत्री था, याद रखना, क्रिप्स एक ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री था। क्रिप्स को भारत भेजा गया कि ऐसा करो, आप भारत जाओ और भारत से रिक्वेस्ट करो कि हमारी द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करे। द्वितीय विश्व युद्ध में अगर उसने मदद कर दी तो हम उसको स्वतंत्र कर देंगे। यही लड्डू उसने 1914 में गांधी जी को दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद करो और हम आपको बाद में
स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गांधी जी दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक कहने के बाद इन्होंने शुरू कर दिया क्या क्या शुरू कर दिया इन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को अरेस्ट करके आगा खां पैलेस में डाल दिया गया। राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में डाला गया। याद रखना, हजारी प्रसाद जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल तोड़कर भाग गए। भागकर इन्होंने आजाद दस्ते का निर्माण किया। उषा मेहता का नाम बहुत इसमें चर्चा में आता है। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाया था, और जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने आगे चलकर संपूर्ण क्रांति भी की थी। तो इसके तहत एक पत्रकार थे अमेरिका के, वुल्फ फिशर, ठीक है, इन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी थी। गांधी जी की जीवनी लिखी, ठीक है। अब जब ये शुरू हो गया आंदोलन, तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया। उधर सुभाष चंद्र बोस चले गए कहां? विदेश। विदेश जाने के बाद इन्होंने 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। 1943 में आजाद हिंद फौज के कमांडर बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। 1944 में इन्होंने अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की। भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में चलाई, जिसका हेडक्वार्टर रंगून बनाया गया। और 1944-45 में इन्होंने मणिपुर में इन्होंने अटैक कर दिया, मतलब पहला विद्रोह किया आजाद हिंद सेना ने। और इसमें सब करो या मरो का नारा लेते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और भारत को जीत दिलाई। जापान और जर्मनी का इनको हासिल था समर्थन, ठीक है। जापान ने इनको अंडमान और निकोबार द्वीप दिए, जिसका इन्होंने नाम स्वराज द्वीप रखा। जापान ने इनको अंडमान निकोबार द्वीप दिए थे, ठीक है। और एक रेडियो स्टेशन पर इन्होंने जर्मनी में आवाज दी थी, ठीक है। हिटलर के बहुत करीबी थे। फ्री इंडियन लीग भी इन्होंने बनाई थी। 1945 में आजाद हिंद फौज के गुरनारायण ढिल्लो, पीके सहगल आदि पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें बचाव पक्ष के वकील थे, मतलब इन लोगों के वकील थे भोला भाई देसाई, के.एम. काटजू, तेज बहादुर सप्रू, ये कुछ वकील थे, है ना। अरुणा आशफ अली भी उसमें एक वकील थी, है ना। तो इन्होंने इनका बचाव किया, लेकिन इनको फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुनाते ही फिर से विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह शुरू होने के बाद दबाव में आकर वायसराय ने अपने पावर का यूज किया, इनकी फांसी की सजा को माफ किया, ठीक है। आजाद हिंद फौज के मुकदमे के बाद 14 जून 1945 को वेवेल योजना लाई गई। वेवेल योजना क्यों नाम दिया गया? क्योंकि उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। 14 जून 1945 को वेवेल योजना लाई गई। अच्छा, वेवेल योजना में था क्या? वेवेल योजना में यह प्रावधान करना था कि केंद्र में एक परिषद गठित होगी। इसमें प्रावधान क्या था? वेवेल योजना किससे संबंधित थी? तो इसमें था कि केंद्र में एक परिषद गठित होगी। केंद्र में एक परिषद गठित होगी, ठीक है। केंद्र में एक परिषद गठित होगी। यह वेवेल योजना का काम था। तो इस पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ। याद रखना, इतिहास में बहुत सारे शिमला समझौते हुए हैं, ठीक है। 1914, 1945, 1971, है ना, सारे समझौते आपको हम बताएंगे।
25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। इस शिमला समझौते में कांग्रेस की ओर से कौन आता है? तो याद रखना, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद साहब हमारे आते हैं कांग्रेस की ओर से। लीग की ओर से कौन आता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। हमें लगता है कि मुस्लिम लीग के पास इनको छोड़कर और कोई नेता था ही नहीं, जहां देखो जिन्ना ही टपक पड़ते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आजाद आते हैं, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं। ये इन दोनों की बैठक होती है शिमला में। ठीक है, और जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड वेवेल वो भी आते हैं। तो तीनों लोग बैठकर ये डिसाइड करते हैं, ये इनका डिसाइड करने का ये प्लान होता है कि क्या केंद्र में एक परिषद गठित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, मुस्लिम लीग की वजह से, इसकी वजह से यह कैंसिल हो जाती है, यह कैंसिल हो जाती है, यह कैंसिल हो जाती है। जब ये बैठक कैंसिल हो गई तो वेवेल ने इसको पास कर दिया अपने ही मन से कि लो भैया केंद्र में एक परिषद का गठन होगा। ठीक है, तो आपको फैक्ट क्या है इसमें याद रखने हैं कि वेवेल योजना कब आई? 14 जून 1945। किसने लाई थी? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल उस समय कौन था? भारत का वायसराय। ठीक है, इस वेवेल योजना में क्या था, क्या प्रावधान थे? तो केंद्र में एक परिषद गठित होगी, ये इसमें बोला गया था। तो ये इसका डिस्कशन करने के लिए, चूंकि कांग्रेस और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और मुस्लिम लीग उस समय ये मान लो कि विपक्ष में थे, चूंकि उस समय विपक्ष था नहीं, लेकिन आप ये समझ लो कि अपोनेंट थे कांग्रेस के। ठीक है, तो भाई दोनों को बुलाया गया कि भाई भारत में हम ये करना चाहते हैं, क्या आप लोग इससे खुश हैं? तो 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। उसमें कांग्रेस की ओर से कौन होता है? ये याद रखने वाले पॉइंट है। कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आजाद, लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन कौन बनता है कैंसिल होने का? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की वजह से इसको कैंसिल किया गया, इसको कैंसिल किया गया। अब 1945 में 14 जून को आया, 25 जून को जब ये बात नहीं बनी तो उसके बाद करा दिए जाते हैं भैया क्या? चुनाव। अब चुनाव होते हैं 1945 में करा दिए जाते हैं चुनाव। जब चुनाव होता है तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतती है फिर से। कहां कहां जीतती है? याद रखना भाई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम, बिहार, उड़ीसा, है ना, बिहार, उड़ीसा, बंबई। ठीक है, हाँ, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम, बिहार, उड़ीसा, बंबई। यहां पे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत सरकार बनती है। किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बनती है। उसके बाद हमने आपको इससे पहले जो 36 वाले चुनाव बताए थे उसमें मुस्लिम लीग को 2 जगह अपनी सरकार बनाने का मौका मिला था। कहां पे? बंगाल में और पंजाब में। ठीक है, अब की बार क्या हुआ? पंजाब इनके हाथों निकल गया। पंजाब में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल किया। ठीक है, और इनके थे हजायत खां। हजायत खां के नेतृत्व में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब में पूर्ण बहुमत हासिल किया। और जब भैया पूर्ण बहुमत इनको मिल गया तो काहे के पीछे एक गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है, मुस्लिम लीग को यहां भी हाथ धोना पड़ा। अब देखो एक प्रांत चला गया, अब मुस्लिम लीग के पास बचा था सिर्फ बंगाल। बंगाल के साथ साथ इनको एक मिल गया था सिंध क्षेत्र। सिंध और बंगाल क्षेत्र इनको मिल गया था। जिन्ना का बहुत मन था कि बंगाल पूरा पाकिस्तान जाए। जिन्ना का पूरा प्लान था, क्योंकि ये 1936 में भी इन्होंने सरकार बनाई थी, 1945 में भी इन्होंने सरकार बनाई, 1945 में भी इन्होंने सरकार बनाई। तो अब भाई जहां पे 10-15 साल से ये अपना आधिपत्य लिए हुए हैं, तो जिन्ना साहब को पूरा मन था कि बंगाल पाकिस्तान में जाए। उसमें 47 में जब पार्टीशन होगा,
ठीक है, लेकिन आगे कैसे माहौल बदलता है, कैसे क्या होता है, आपको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, पंजाब और सिंध चला गया मुस्लिम लीग में, तो आपको ये चुनाव देखने को मिला। ठीक है, कांग्रेस ने फिर से पूरे भारत में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। ठीक है, तो 45 के चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम, बिहार, उड़ीसा और बंबई यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग ने हाथ धो दिया। ठीक है, और हजायत खां के नाम याद रखना भाई, हजायत खां के नेतृत्व में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब में पूर्ण बहुमत हासिल किया। मुस्लिम लीग के लिए बंगाल और सिंध छोड़ दिया गया। बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई। जब ये 1945 में चुनाव हो जाते हैं, तो उसके बाद 1946 में एक नेवी विद्रोह होता है, रॉयल नेवी विद्रोह। आईएनएस तलवार, आईएनएस तलवार एक शिप था, उस पर भारत के 1100 सैनिकों ने 1100 सैनिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यह विरोध क्यों था? नस्ल भेद के लिए, कम वेतन के लिए और भोजन के लिए। नस्ल भेद, कम वेतन और भोजन के लिए 1100 सैनिकों ने आईएनएस तलवार का विरोध किया। याद रखना, विरोध को शांत कराने के लिए कौन गए थे? वल्लभ भाई पटेल प्लस जिन्ना। वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने इनको आत्मसमर्पण कराया था सरकार के सामने। सरकार के सामने वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1100 सैनिकों को आईएनएस तलवार में ही आत्मसमर्पण कराकर इस विद्रोह को शांत किया था। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है संविधान सभा का निर्माण। अब जो भारत की मनोकामना थी वो पूरी होने वाली है, पूरी होने वाली है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया भैया? 1946। 3 मेंबर देश में, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। याद रखना, लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, क्रिप्स भारत सचिव था। हमने आपको पॉलिटिक्स बताया है, ये नेवी में था, नेवी का प्रधानमंत्री। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। इसके बाद उसमें कितने व्यक्ति थे? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है, 1946। डेट याद रखना, 24 मार्च 1946 को आया था। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर 3 इसमें सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था? क्रिप्स। इसका अध्यक्ष था लॉरेंस, सचिव था क्रिप्स। आते हैं, इनका काम था संविधान सभा बनाना। काम क्या था भाई? संविधान सभा बनाना, संविधान सभा बनाना और भारत को चलाना। ठीक है, इसके बाद इसने सबसे पहला काम किया था भाई, याद रखना, पाकिस्तान की मांग को खारिज किया था। पाकिस्तान की मांग खारिज की, पाकिस्तान की मांग खारिज की, पाकिस्तान की मांग खारिज की। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने सबसे पहला क्या किया था? पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और संविधान सभा बनाई थी। ठीक है, तो याद रखना, संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी 389। 389। ठीक है, 389 उसमें सदस्य थे। किसमें? संविधान सभा में। अब जब पहले चुनाव हुए, पहले चुनाव कैबिनेट मिशन के द्वारा कराए गए, तो 389 में 292, 93 और 4 हमने बता ही दिया था। 389 को जो तोड़ा गया था, तो 292 सदस्य और 93 और 4 ये देसी रियासतों से, है ना, ये ब्रिटिश प्रांतों से, ये देसी रियासतों से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कमिश्नरी क्षेत्र कौन थे? बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग। बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली, कुर्ग 4 क्षेत्र थे। ठीक है, तो कर तो नहीं रहा, बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग। ठीक है, 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में 292, 93 और 4 आए थे। ठीक है, इसके बाद हमारा जब चुनाव होता है 296 सीटों पर। 296 सीटों पर चुनाव होता है बेटा, जिसमें 208 सीट कौन जीतता है? कांग्रेस।
208 सीट कांग्रेस जीती है। ठीक है, ये तो इसमें सदस्य थे 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे। कमिश्नरी क्षेत्र बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, यहां से आने थे। लेकिन चुनाव हुआ 296 में 208 सीटें कांग्रेस जीती थी। इसके बाद 14 सदस्यों को नामित होना था। कहां? परिषद में, वायुसेना परिषद में 14 सदस्यों को परिषद में नामित होना था। अब जब नामित होना था तो भाई सबसे पहला प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी। सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस के 6 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य और 3 सदस्य थे जो पिछड़े थे। अब देखो यार, 6 सीटें मिली कांग्रेस को, 5 सीटें मिली इनको मुस्लिम लीग को। ये मिली थी कांग्रेस को, ये मिली थी लीग को, मुस्लिम लीग को। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या थी यार, 6 उनको और 5 उनको, इतना। लेकिन जो विभागों का बंटवारा था ना, वो 6 इनको पहले कर दिया गया था। जो विभागीय बंटवारा था वो भाई सबसे पहले प्रेफरेंस दिया गया बड़ी पार्टी को। बड़ी पार्टी कांग्रेस की 6 में से 6 विभाग इनके हाथ में चले गए। बोला यह जाता है कि मुस्लिम लीग जिन विभागों को लेना चाहती थी कांग्रेस ने उनको पहले ही ले लिया था। अब चूंकि मुस्लिम लीग पहले से ही पाकिस्तान की मांग कर रही थी, लेकिन भैया कैबिनेट मिशन ने उसको खारिज कर दिया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस मनाया कब? 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1946 को मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। मुक्ति दिवस मनाने के बाद इन्होंने फिर से अलग प्रांत की मांग शुरू कर दी। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था इन्होंने 16 अगस्त 1946 को। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, चूंकि कांग्रेस आगे जीत गई थी, बहुमत था, तो कांग्रेस ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की। जवाहरलाल नेहरू ने 11 सदस्यों के साथ शपथ ली। 11 सदस्यों के साथ शपथ ली। याद रखना, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी। 2 सितंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने 11 व्यक्तियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह किया था, उस समारोह में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। अगर मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी तो मुस्लिम लीग कब आई? तो मुस्लिम लीग हमारी 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि पहली अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? तो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। इसके बाद एक घोषणा की गई 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की गई कि भारत को जून 1948 में स्वतंत्र कर दिया जाएगा। 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की गई कि भारत को जून 1948 में स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जैसे ही घोषणा की गई तो भारतीयों में खुशी की लहर व्याप्त हो गई। लेकिन पाकिस्तानी जो मोहम्मद एंड जिन्ना एंड कंपनी थी, जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, उनमें बेचैनी हो गई। इसके बाद आया लॉर्ड माउंटबेटन हमारे आते हैं मार्च 1947 में। मार्च 1947 में ये वायसराय बनकर भारत आते हैं और इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई थी। माउंटबेटन योजना जब लाई तो माउंटबेटन योजना में भारत को स्वतंत्र राज्य घोषित करने को बोला गया, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। माउंटबेटन योजना फ्लॉप हो गई। इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम।
भारत परिषद अधिनियम 1947, भारत परिषद अधिनियम 1947, जिसमें 20 धाराएं थी, 20 धाराएं थी, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटेन की संसद में पहुंचा, जहां से ये 18 जुलाई 1947 को पास हुआ, 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान 2 प्रांत बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान 2 प्रांत बनाए गए। याद रखना, भारत और पाकिस्तान किसके तहत बनाए गए थे? भारत परिषद अधिनियम 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत, इसीलिए दोनों अलग अलग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो यहां से हमारा ये आधुनिक भारत का इतिहास खत्म होता है। हम लोग अब नए चैप्टर में नए सेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आपको कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट जरूर कर देना। अगर आपका कमेंट हमको मिलेगा, आप कमेंट करोगे तो हम उसको जरूर से स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी पढ़ना हो, जीएस में आपको जो भी पढ़ना हो तो उसको कमेंट कर दें, हम वही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते